उठ करके घर से कौन चले यार के दर तक। उठ करके घर से कौन चले यार के दर तक। मौत अच्छी है पर दिल का लगाना अच्छा नहीं। दोस्तों ये शायरी बेनी कवि ने कहा है। मध्यकाल में जब उत्तर मध्यकाल की बात आती है रीति काल में तो बेनी कवि का ये प्रसिद्ध शायरी है कि उठ करके घर से कौन चले यार के दर तक। मौत अच्छी है पर दिल का लगाना अच्छा नहीं। दोस्तों थोड़ा मूड अच्छा हो गया होगा, अच्छा हो गया और ताली बजा दीजिए, बजा दीजिए, बजा दीजिए ताली। तो आइए प्रकरण पे चलते हैं। क्या पढ़ाना आज हमें? हिंदी साहित्य इतिहास में हम उसके हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा में और तमाम हिंदी साहित्य लेखक जो रहे हैं उनके बारे में पढ़ा दिया है। और आज के प्रकरण में हमने एक प्रसिद्ध कवियत्री जिनको हमने शामिल किया है, जिनका महत्वपूर्ण स्थान है। वो एक ही महिला कवियत्री थी। चतुर्थ यानी कि चौथे तार सप्तक की एक ही महिला थी जिनका नाम था सुमन राजे। आज के प्रसंग में हमने उन्हीं सुमन राजे जी को शामिल किया है। तो आज की कवियत्री हैं सुमन राजे। दोस्तों सुमन राजे जी हिंदी के कवियत्री हैं, यानी कि कविताओं वगैरह को उन्होंने लिखा तथा साहित्य इतिहासकार भी। इन्होंने एक हिंदी साहित्य पर एक इतिहास की पुस्तक भी लिखा है। ठीक है। ये चौथे तार सप्तक में एकमात्र महिला जो थी वो शामिल थी सुमन राजे जी। सुमन राजे जी का जन्म 23 अगस्त सन 1938 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। 23 अगस्त 1938। तो सुमन राजे जी का जन्म कब हुआ था? 23 अगस्त सन 1938 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम वीरेंद्र कुमार सक्सेना था। इनकी माता का नाम प्रेम कुमारी सक्सेना। पिता का नाम वीरेंद्र कुमार सक्सेना तथा माता का नाम प्रेम कुमारी सक्सेना। इन्होंने पीएचडी किया था। रासो काव्य परंपरा पर ही इन्होंने शोध किया था। शोध यानी पीएचडी इन्होंने फाइनल किया था। तो रासो काव्य परंपरा पर इन्होंने शोध किया था। हिंदी रासो काव्य परंपरा पर इन्होंने शोध किया था और ये कानपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि से सम्मानित की गई थी। कौन? सुमन राजे। सुमन राजे जी को कानपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्रदान किया गया था। एक इनके नाम एक विशेषता है, एक प्रसिद्धि इनके नाम से एक इतिहास जुड़ गया है कि कानपुर विश्वविद्यालय की प्रथम डीलिट महिला उपाधि धारक महिला सुमन राजे जी हैं। ठीक है। सुमन राजे जी के बारे में यह व्यक्तिगत जानकारी कुछ प्रमुख थी, जो बहुत ज़्यादा नहीं, जो प्रश्न इनके में बनता है कुछ इनकी किताबों पर बन जाता है। इनके जो साहित्य इतिहास है उस पर, ये चौथे सप्तक में रह करके जिन्होंने काव्य वगैरह लिखा उसके बारे में बनता है। तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ रहा है, आप लोगों को पता भी होगा कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है और यही ग्रंथ सुमन राजे जी की प्रसिद्धि का कारण भी बना। कौन? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। एक साहित्य इतिहास उन्होंने और लिखा है जिसका नाम है साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। तो इनकी प्रसिद्धि का ये दो साहित्य इतिहास ग्रंथ है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि का कारण है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है। तो दूसरा इनका ग्रंथ अगर पूछ देता है तो याद रखिएगा साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। ये दो ग्रंथ इनके हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ के रूप में हैं। आइए इनके ग्रंथों के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से आपको लिख लिख करके एक एक करके बता देता हूँ। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। ठीक है। और इनके जन्म तिथि वगैरह भी लिखवा देता हूँ। तो आइए करते हैं। आज के हमारे प्रकरण में शामिल हैं सुमन राजे। सुमन राजे जी का ये प्रसिद्ध कवयित्री, ये कव कवयित्री ये कवयित्री, प्रसिद्ध कवयित्री तथा इतिहासकार हैं। ठीक है। इतिहासकार। तो ये प्रसिद्ध कवयित्री तथा इतिहासकार रही हैं। ठीक है। प्रसिद्ध कवयित्री तथा इतिहासकार कौन रही हैं? सुमन राजे जी। सुमन राजे।
सुमन राजे जी प्रसिद्ध कवयित्री, ठीक है। अक्सर देखिए ये पूछता है ये शब्द, इसकी स्पेलिंग भी मिस्टेक कर देता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो शब्द है, जिसके बारे में कई बार प्रश्न बनते रहते हैं। याद रखिएगा, कवयित्री इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध कवयित्री तथा इतिहासकार थी। इतिहासकार सुमन राजे जी प्रसिद्ध कवयित्री तथा इतिहासकार थी। एक ही महिला ये थी जो कि शामिल थे किसमें, चौथे तार सप्तक में। इनका जन्म इनका जन्म हुआ था, आइए, ये प्रसिद्ध कवयित्री तथा इतिहासकार थी, चौथे सप्तक की, ठीक है। इनका एक और चौथी सप्तक, चौथे रहेगा, चौथे तार सप्तक, तार सप्तक की लेखिका, ठीक है, एकमात्र लेखिका, चौथे तार सप्तक की एकमात्र लेखिका। इनका जन्म 23 अगस्त 1938 को हुआ था। 23 अगस्त 1938 ईस्वी को हुआ था। सुमन राजे जी का जन्म 23 अगस्त 1938 में लखनऊ में हुआ था। इन्होंने डी लीट की उपाधि धारण की। डी लीट ये कानपुर विश्वविद्यालय से, कानपुर विश्वविद्यालय से, ठीक है। ये भी प्रथम प्रथम डी लीट है, ठीक है, प्रथम डी लीट कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। कानपुर विश्वविद्यालय में प्रथम डी लीट की उपाधि इन्हीं को दिया गया था। इन्होंने जो पीएचडी किया था, यानी कि शोध किया था, इन्होंने शोध किस पे किया था, तो हिंदी काव्य हिंदी रासो काव्य परंपरा पर इन्होंने जो शोध किया था, हिंदी रासो काव्य, हिंदी रासो काव्य परंपरा, ठीक है। इन्होंने हिंदी रासो काव्य परंपरा पर शोध किया था, यानी कि पीएचडी किया था, रिसर्च किया था इन्होंने, ठीक है। कानपुर विश्वविद्यालय की प्रथम महिला डिलीट उपाधि धारक हैं सुमन राजे जी, और इनको पीएचडी शोध में जो पीएचडी मिला, शोध मिला है, इनका शोध ग्रंथ है इनका हिंदी रासो काव्य परंपरा। इनकी जन्म 23 अगस्त 1938 ईस्वी को हुई थी। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख प्रसिद्धि का कारण जो ग्रंथ बना इनका, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, और यही इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण बना है। इनका दूसरा साहित्य इतिहास ग्रंथ है साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। इनका ये हो गया पहला। दूसरा हो गया साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास, ठीक है, संरचना और स्वरूप, संरचना, ठीक है, संरचना और स्वरूप, संरचना और स्वरूप। इनका ये दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप तथा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ठीक है। इन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखे हैं, कुछ आलोचना ग्रंथ। कौन कौन से ग्रंथ है इनके, आलोचनात्मक ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा है। ये आलोचक भी रही है, ठीक है, आलोचक, आलोचक भी थी। तो इनका आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हैं, याद रखिए। इनका जो ये दूसरा ग्रंथ है साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, इनका आलोचनात्मक इतिहास है, ठीक है। साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप, संरचना और स्वरूप, और स्वरूप, यह इनका जो ग्रंथ है आलोचनात्मक ग्रंथ, ठीक है। इन्होंने साहित्य इतिहास पर संरचना और उसके, देखिए साहित्य इतिहास जो होता है उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, ये इन्होंने इस आलोचना में कहा है, ठीक है। तो इनका ये आलोचनात्मक साहित्य इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। तो इन्होंने
साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप नामक ग्रंथ लिखा, जो कि आलोचना ग्रंथ है। इसके बाद इन्होंने एक और साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है, साहित्य इतिहास आदिकाल। साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास, ठीक है, साहित्य इतिहास आदिकाल। सुमन राजे ने यह प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, साहित्य इतिहास आदिकाल, यानी कि आदि इतिहास, आदिकाल पर इन्होंने का जो साहित्य का इतिहास रहा है उस पर इन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से इस पर ग्रंथ लिखा, इसकी आलोचना किया है। ठीक है, उसके बाद अगला ग्रंथ इन्होंने लिखा है काव्य रूप संरचना, उद्भव और विकास। तीसरा है काव्य रूप संरचना, काव्य रूप संरचना, उद्भव और विकास, उद्भव और विकास, उद्भव और विकास। तो काव्य रूप संरचना, उद्भव और विकास, इन्होंने यह आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। तो इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा लिखा है? साहित्य इतिहास का संरचना और स्वरूप कैसे होना चाहिए, तो साहित्य इतिहास पर उन्होंने ग्रंथ लिख दिया, साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। दूसरा इन्होंने साहित्य इतिहास आदिकाल नामक ग्रंथ है, जो कि आलोचना ग्रंथ लिखा। इसके बाद तीसरा आलोचना ग्रंथ इन्होंने लिखा काव्य स्वरूप संरचना। तो काव्य का स्वरूप संरचना क्या होनी चाहिए और उसका उद्भव और उसका विकास कैसे हुआ, इन्होंने यह भी आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। इसके बाद अगला इन्होंने लिखा है रचना की कार्यशाला। रचना की कार्यशाला, रचना की कार्यशाला इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, जो कि एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। ये है दोस्तों, ये सुमन राजे जी का आलोचनात्मक ग्रंथ रहे हैं। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, साहित्य इतिहास आदिकाल, काव्य स्वरूप संरचना, उद्भव और विकास, रचना की कार्यशाला। तो ये कवित्री सुमन राजे जी की रचनात्मक आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, तो इन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप, तो ये इनका इतना हुआ। आप इसको मिटाने जा रहा हूँ। मिटाने के बाद अगला बताऊंगा इनके बारे में और भी कौन कौन सी किताबें रही हैं। तो आगे आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना हो तो रोक कर लिख लीजिएगा। आगे इनके बारे में, आप आलोचना के बारे में बता दिया मैंने। अब काव्य संकलन इनका कौन कौन सा रहा है? काव्य संग्रह, ठीक है, इनका काव्य संग्रह कौन कौन से रहे, कविताएं कौन कौन से रहे? कविताओं का संग्रह जो इन्होंने बताया ना, कवित्री थी, तो कवित्री जी का काव्य संग्रह कौन कौन सा है? सपना और लाश घर पहला है, सपना और लाश घर, सपना और लाश घर, इनका यह काव्य संग्रह, कविताओं का संग्रह किसका? सुमन राजे का। तो सुमन राजे जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है सपना और लाश घर। सपना और लाश घर इनका प्रसिद्ध काव्यात्मक ग्रंथ है, काव्यों का संग्रह, सपना और लाश ग्रह, लाश घर। याद रखिए, बार बार बोल रहा हूँ, याद रख लीजिए इसे, आंख बंद करके सुनिए। सपना और लाश घर। दूसरा इनका है, दूसरा ग्रंथ इनका उगे हुए हाथों के जंगल। उगे हुए, उगे हुए हाथों के जंगल, उगे हुए हाथों के जंगल। तो सुमन राजे जी का यह काव्य संकलन है, काव्य संग्रह, संग्रहात्मक ग्रंथ उगे हुए हाथों के जंगल। इसमें इसमें महानगरी बोध है। ठीक है, महानगरी बोध है। ठीक है, यह इसमें महानगर की चीजें दर्शाई गई। तो महानगरी बोध का ग्रंथ है उगे हुए हाथों के जंगल। तो उगे हुए हाथों के जंगल किसका है? ये सुमन राजे जी का प्रसिद्ध काव्यात्मक काव्य संग्रह है, उगे हुए हाथों के जंगल। इसमें महानगरीय बोध है। देखिए, एक बात और बता दें, सुमन राजे जी का जन्म लखनऊ में हुआ था, लेकिन ये सबसे पहले ये ग्रामीण परिवेश की लेखिका थी। उसके बाद ये बाद में धीरे धीरे जब इनका शहरों में पलायन हुआ, तब जाकर यह महानगरी परिवेश का भी इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो उगे हुए हाथों के जंगल उसी का प्रमाण है। उगे हुए हाथों के जंगल, यह इनका काव्य संग्रह है, महानगरीय बोध का इसमें संग्रह किया गया। इसके बाद यात्रा दंश, तीसरा इनका काव्य संग्रह है यात्रा दंश। इनका काव्य संग्रह यात्रा दंश, इनका
सुमन राजे जी का यह काव्य संग्रह है, यात्रा दंश है। सुनिए, बार-बार सुनिए, सुनेंगे तो याद हो जाएगा। यात्रा दंश सुमन राजे जी का। इसके बाद अगला ग्रंथ इनका एरका। एरका, ठीक है? एरका इनका बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, एरका। सुमन राजे जी का अगला ग्रंथ है, अगला काव्य ग्रंथ है या काव्य संकलन है एरका। एरका, एरका बहुत ही इनका इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। एरका को जरूर याद कर लीजिए, हो सकता है इस बार पक्का पूछेगा एरका। एरका इनका जो काव्य संकलन है, यह किस विधा की रचना, तो यह काव्य विधा की रचना है, ठीक है? यह काव्य ग्रंथ है। यह एक प्रश्न ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह एक महाकाव्यात्मक ग्रंथ है, महाकाव्यात्मक, ठीक है? महाकाव्यात्मक ग्रंथ है कौन? एरका। इसमें महाकालीन, जो महाभारत कालीन संदर्भों पर ही इसका आधार स्रोत है। महाभारत, महाभारत कालीन, महाभारत कालीन संदर्भों, संदर्भों मानी कि उस काल में जो भी घटनाएं घटी हैं, उस घटना से संबंधित यह उस पे आधारित स्रोत है, इस पे संदर्भों पर। तो यह ग्रंथ एरका काव्य संकलन, काव्यात्मक ग्रंथ एरका महाकाव्यात्मक ग्रंथ है, जो कि महाभारत कालीन संदर्भों पर या उस काल की घटनाएं जो रही हैं उस पर आधारित है इनका ग्रंथ एरका। इनका अगला काव्य ग्रंथ है 21वीं सदी का गीत। अगला है 21वीं सदी का गीत, 21वीं सदी का गीत, 21वीं सदी का गीत। ये इनका काव्य संकलन ग्रंथ है, काव्यों का संकलन है, संकलन यानी कि संग्रह, काव्य संग्रह है। अगला इनका ग्रंथ है युद्ध 2007, युद्ध 2007। यह इनके इतनी रचनाएं थी जो कि इनकी काव्य संग्रह की रचना या काव्य संकलन या कविताओं का संकलन या पद्यात्मक रचनाएं इनकी, इनकी सुमन राजे जी का। अगला इन्होंने आइए कुछ ग्रंथ का इन्होंने संपादन किया है। कौन कौन सा ग्रंथ है जिनका इन्होंने संपादन किया था, तो आइए जानते हैं कौन कौन से इनके ग्रंथ है जिनका इन्होंने संपादन किया है। तो पहला इन्होंने संपादित ग्रंथ, संपादित ग्रंथ, इनके संपादित ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है रेवा तट, रेवा तट, ठीक है? दूसरा ग्रंथ इनका है आदिकालीन काव्य धारा, आदिकालीन, आदिकालीन काव्य धारा, आदिकालीन काव्य धारा। आदि इनका संपादित, इनके द्वारा संपादित ग्रंथ है आदिकालीन काव्य धारा। अगला है अपभ्रंश पीठिका, अपभ्रंश, अपभ्रंश पीठिका, अपभ्रंश पीठिका ग्रंथ का इन्होंने संपादन किया था, याद रखिएगा, इनके द्वारा संपादित ग्रंथ है। इसके बाद अगला ग्रंथ इन्होंने किया, संपादित किया था 20वीं सदी का हिंदी महिला लेखन। अगला है 20वीं सदी का, 20वीं सदी का, 20वीं सदी का हिंदी महिला लेखन, हिंदी महिला, महिला लेखन, 20वीं सदी का हिंदी महिला लेखन। ये इनके द्वारा, सुमन राजे जी के द्वारा संपादन किया गया ग्रंथ है, किए गए ग्रंथ हैं। कौन कौन से? रेवा तट, आदिकालीन काव्य धारा, अपभ्रंश पीठिका तथा 20वीं सदी का हिंदी महिला लेखन। इन 4 ग्रंथों का इन्होंने अपने संपादकत्व में इसको प्रकाशित कराया, यानी कि इनका संपादन किया था। सुमन राजे जी का
कुछ मत है जो कविता पर उन्होंने बताया खास तौर से, कविता क्या होनी चाहिए, आइए एक लाइन में उनके बारे में, उनका स्टेटमेंट के बारे में लिख लेते हैं। इनका कथन है, कौन क्या है कथन? वास्तव में कविता मिट्टी खाकर मिट्टी रचती है। इन्होंने कहा है कि वास्तव में कविता मिट्टी खाकर कविता मिट्टी खाकर खाकर मिट्टी रचती है, मिट्टी रचती है। इन्होंने कहा है कि वास्तव में कविता मिट्टी खाकर मिट्टी रचती है। पूछता है तो मारना किसको? तब वो सुमन राजे ने कहा ये बात। वास्तव में कविता मिट्टी खाकर मिट्टी रचती है, सपने खाकर सप सपने उगलती है। सपने खाकर सपने उगलती है, सपने उगलती है। यह इनका प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जो कि कई बार रिपीट कर चुका है, तो याद रखिएगा। तो वास्तव में कविता मिट्टी खाकर मिट्टी रचती है तथा उसी में उन्होंने आगे कहा है कि सपने खाकर, वही कविता नहीं कि सब कविता सपने खाकर सपने उगलती है। इनके बारे में हमने बता ही दिया है कि ये आरंभ में ग्रामीण परिवेश की, ठीक है, ये यानी कि सुमन राजे जी आरंभ में आरंभ में ग्रामीण परिवेश की लेखिका थी, ठीक है, ग्रामीण परिवेश की लेखिका थी, ठीक है, लेखिका थी। बाद में ये शहरी परिवेश पर भी शहरी परिवेश पर भी कविता लिखने लगी, परिवेश पर भी कविता लिखने लगी, कविता लिखी, ठीक, इसको लिख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज के प्रसिद्ध साहित्यकार जो कि हिंदी साहित्य इतिहास में इनका भी प्रमुख योगदान रहा है। इनके द्वारा एक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। और इन्होंने हिंदी साहित्य में जो तार सप्तक, चौथा तार सप्तक रहा है, उसकी प्रमुख लेखिका रही हैं। यही एक पहला और अंतिम लेखिका चौथे तार सप्तक की रही है। तो हमने अभी ये सुमन राजे जी के बारे में पूरा जानकारी दे दिया है। फिर आगे आइए हम अगले रचनाकार से मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार। अगले रचनाकार